हम डिस्कस कर रहे थे सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी के बारे में, जिसमें सबसे पहले हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में पढ़ा, फिर प्रोटॉन की डिस्कवरी के बारे में, और नेक्स्ट टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ अ न्यूट्रॉन। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर हिस्ट्री के हवाले से बात की जाए तो 1886 तक जो है वो डिस्कवरी हुई थी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की। उसके बाद 1895 तक जो है वो उन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की ओवरऑल सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया गया था। अब 1932 तक ये सोचा जाता था कि जो एक एटम का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर सिर्फ दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। इसके अलावा एटम के अंदर कोई सब एटॉमिक पार्टिकल जो है वो फर्दर नहीं पाया जाता। उससे पहले 1920 के अंदर रदरफोर्ड ने प्रिडिक्ट किया था कि एटम के स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अलावा भी कुछ पार्टिकल्स होते हैं। उसने बताया था कि इन पार्टिकल्स, ये जो पार्टिकल्स होंगी उनकी नेचर क्या होगी कि ये न्यूट्रल कोई पार्टिकल्स हैं और इनका जो मैस होगा वो इक्वल होगा किसके, प्रोटॉन के। क्योंकि अगर इस एटम के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हो तो एटम का जो मैस है वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते हम, क्योंकि जो एटम का मैस है वो इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन के सम के इक्वल नहीं आता। उसके अंदर कुछ और फर्दर पार्टिकल्स भी हैं जो अभी डिस्कवर होने थे। तो 1920 में रदरफोर्ड ने प्रिडिक्ट किया था कि एटम के स्ट्रक्चर में कुछ न्यूट्रल पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं जिनका मैस जो है वो प्रोटॉन के इक्वल होगा। अब इनको डिस्कवर किया था चैडविक ने 1932 के अंदर, और उसको न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के लिए 1935 के अंदर नोबेल प्राइज़ भी मिला था। अब चैडविक का एक्सपेरिमेंट क्या था? चैडविक ने एक एलिमेंट है पोलोनियम एलिमेंट। पोलोनियम एलिमेंट जो है वो सोर्स के तौर पर लिया। पोलोनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 84। अब आपने पढ़ा होगा कि ऐसे एटम्स, एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा होता है वो अनस्टेबल कंसिडर किया जाते हैं, यानी उनका जो न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल होता है। अब वो अनस्टेबिलिटी की वजह से क्या करते हैं कि थोड़े टाइम के बाद वो कुछ रेडिएशंस एमिट करते हैं। इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी। यानी रेडियो एक्टिविटी होती क्या है एक्चुअली कि वो एलिमेंट्स जो अनस्टेबल होते हैं वो क्या करते हैं, वो कुछ रेडिएशंस एमिट करते हैं। वो रेडिएशंस तीन तरह की हो सकती हैं। अल्फ़ा रेज भी हो सकती हैं, वो बीटा रेज भी हो सकती हैं, और वो गैमा रेज भी हो सकती हैं। अब चैडविक ने भी एक जो है वो पोलोनियम एलिमेंट को, जो क्या था एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट था, उसको एज ए सोर्स लिया। अब पोलोनियम एलिमेंट जो था वो कुछ रेज, अल्फ़ा रेज उसने जब एमिट की तो उसने आगे उन अल्फ़ा रेज के आगे जो है वो बेरिलियम को एज ए टारगेट रख दिया। यानी उसके आगे बेरिलियम एलिमेंट रख दिया एज ए टारगेट। अब बेरिलियम का जो है वो एटॉमिक मास होता है 9 और उसका एटॉमिक नंबर होता है 4। जैसे ही पोलोनियम एलिमेंट से जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, अनस्टेबिलिटी की वजह से यहाँ से अल्फा रेज एमिट होगी, वो जाके स्ट्राइक करेंगी टारगेट बेरिलियम पे। अब बेरिलियम पे जब जाके वो स्ट्राइक करेंगी तो उसने जो है वो ऑब्जर्व किया कि बेरिलियम में से कुछ रेज एमिट हो रही हैं। इन रेज की क्या प्रॉपर्टी है कि ये पेनिट्रेटिंग रेज है, इनकी बहुत ज़्यादा हाई पेनिट्रेशन पावर है। और जब ये रेज जाके स्ट्राइक करी थी चार्ज डिटेक्टर पे, तो चार्ज डिटेक्टर ने इनका कोई चार्ज शो नहीं किया। जब उसने इनका कोई चार्ज शो नहीं किया तो यहाँ से ये पता चलता है कि इन रेज, ये जो पीछे से जो हाईली पेनिट्रेटिंग रेज प्रोड्यूस हो रही है, इनका कोई चार्ज नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये एक्चुअली न्यूट्रल रेज हैं। तो ये सारा जो था ये एक्सपेरिमेंट था चैडविक का। उसने क्या किया, उसने पोलोनियम सोर्स से पोलोनियम को एज ए सोर्स लिया, जो क्या था एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट था। उससे अल्फ़ा रेज एमिट हो रही थी। वो अल्फ़ा रेज जाके स्ट्राइक करी थी बेरिलियम टारगेट पे, और वो बेरिलियम टारगेट से जो रेज एमिट हो रही थी उनकी प्रॉपर्टी क्या थी, वो हाईली पेनिट्रेटिंग रेज थी। और चार्ज डिटेक्टर ने जो है वो इन रेज पे कोई चार्ज शो नहीं था किया। इट मीन्स ये क्या थी, ये न्यूट्रल रेज थी। अब ये एक्चुअली ये हाईली पेनिट्रेटिंग रेज को नाम दिया गया था न्यूट्रॉन पार्टिकल्स का। अब ये प्रोड्यूस कैसे होती हैं, यहाँ से ये जो अल्फ़ा पार्टिकल्स निकल रहे थे, ये अल्फ़ा पार्टिकल एक्चुअली क्या होते हैं, ये हीलियम न्यूक्लियाई होते हैं। ये जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं ये एक्चुअली क्या होते हैं, ये हीलियम न्यूक्लियाई होते हैं। अब जैसे ही ये हीलियम न्यूक्लियाई जाके स्ट्राइक कर रहे थे बेरिलियम पे, तो ये जो बेरिलियम का एटम है ये रीअरेंज्ड होता है।
ये रीअरेंज्ड कैसे होता है, यहाँ से जैसे ही हीलियम ने जाके स्ट्राइक किया बेरिलियम पे तो वहाँ से ये न्यूट्रॉन के पार्टिकल्स एमिट हुए। अब न्यूट्रॉन का जो है वो उस पर चार्ज कोई भी नहीं होता, इसलिए हम यहाँ पर ज़ीरो लिखते हैं। अब इट मीन्स यहाँ से 1 और 0 निकल गया, तो ये जो पीछे एलिमेंट था ये एक्चुअली क्या बना, अगर हमें नहीं पता यहाँ पर कि क्या एलिमेंट बन रहा है तो उसकी जगह अगर हम x लिखते हैं तो यहाँ पर जो टोटल हमारे पास मैस बन रहा है वो बन रहा है 13 और नीचे हमारे पास बनता है 6। अब यहाँ से 1 तो निकल गया, इट मीन्स पीछे क्या बचा 12 और नीचे क्या बचा, यहाँ पर 0 इट मीन्स इधर क्या बचा 6। तो 12 मैस नंबर हो और 6 एटॉमिक नंबर हो तो वो एलिमेंट क्या होता है कार्बन। इट मीन्स जैसे ही हीलियम जो है हीलियम न्यूक्लियाई अल्फा रे जाके स्ट्राइक करी थी बेरिलियम टारगेट पे तो वहाँ से वो जो बेरिलियम था वो रीअरेंज्ड हो गया किसके अंदर, कार्बन न्यूक्लियाई के अंदर, और उसने अपने अंदर से जो है वो कुछ न्यूट्रॉन रेज जो हैं वो एमिट कर दी, न्यूट्रल पार्टिकल्स एमिट किए। ये सारी जो थी ये डिस्कवरी आ जाती है चैडविक की। अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो सबसे पहली इसकी प्रॉपर्टी आती है कि जो न्यूट्रॉन है वो डिके कैसे करता है, वो कैसे ब्रेक डाउन होती है उसकी, वो किसके अंदर कन्वर्ट होता है। तो जब भी न्यूट्रॉन का डिके होता है तो वो कन्वर्ट होता है एक प्रोटॉन के अंदर, इलेक्ट्रॉन के अंदर, और एक और फर्दर पार्टिकल है न्यूट्रिनो। अब ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन ये न्यूट्रिनो एक्चुअली क्या पार्टिकल है। आपने चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़ा होगा कि जो हमारे पास एटम है, एटम के अंदर बहुत ज़्यादा मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, जिसमें से हम पढ़ते हैं मोस्टली प्रोटॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में और न्यूट्रॉन के बारे में। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। अब वो जो फर्दर पार्टिकल्स थे 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, उसमें से मोस्टली हम 3 पार्टिकल्स को डिस्कस करते हैं। तो जो 95-96 पार्टिकल्स हैं उनमें से एक पार्टिकल है ये न्यूट्रिनो पार्टिकल। और न्यूट्रिनो पार्टिकल जो है इसका जो मैस होता है, इट्स मैस इज़ 1 मिलियंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो न्यूट्रिनो का जो मैस होता है वो 1 मिलियंथ होता है किसके, इलेक्ट्रॉन के। तो यहाँ से बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि राइट डाउन द डिके ऑफ न्यूट्रॉन के जो न्यूट्रॉन है वो कौन कौन से पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट होता है। तो न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है प्रोटॉन के अंदर, इलेक्ट्रॉन के अंदर और एक न्यूट्रिनो पार्टिकल के अंदर। जो सेकंड प्रॉपर्टी है न्यूट्रॉन की वो है कि ये आयोनाइज नहीं कर सकते गैसेस को। इस बात का क्या मतलब, आपने पीछे पढ़ा होगा कि जब जैसे ही डिस्चार्ज ट्यूब में इलेक्ट्रॉन्स जब जाके मेटल पे स्ट्राइक किसी गैस के मॉलिक्यूल पे स्ट्राइक कर रहे थे तो वो उसके आउटर मोस्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं और वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, पॉजिटिव आयन के अंदर। लेकिन जो न्यूट्रॉन्स हैं वो इस तरीके से गैस के मॉलिक्यूल्स को आयोनाइज नहीं कर सकते, ये यानी उसको पॉजिटिव आयन्स के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या होते हैं, न्यूट्रल। इन पे कोई चार्ज नहीं होता, इस वजह से ये गैस के मॉलिक्यूल्स को आयोनाइज नहीं कर सकते। थर्ड इनकी प्रॉपर्टी है कि इनकी हाई पेनिट्रेशन पावर होती है, और इसकी क्या वजह है, इसकी यही वजह है कि ये क्या होते हैं, न्यूट्रल। इन पे ज़ीरो चार्ज होता है, इन पे कोई चार्ज नहीं होता, इस वजह से इनकी जो पेनिट्रेशन पावर है वो बहुत ज़्यादा होती है। पेनिट्रेशन पावर का क्या मतलब है, आपने पीछे कैथोड वाले टॉपिक के अंदर पढ़ा था कि जो हमारे पास कैथोड रेज होती हैं वो एल्यूमिनियम की फॉइल में से इजीली पास कर सकती हैं। एल्यूमिनियम की थिन वॉल में से उसकी जो पतली सी जो लेयर होगी उसमें से इजीली पास कर सकती हैं, लेकिन ये जो हमारे पास न्यूट्रॉन है ये मोटी एक थिक लेयर्स में से भी इजीली जो है ये पास कर सकते हैं। तो इस वजह से इनकी जो है वो हाईली पेनिट्रेशन पावर होती है। फोर्थ प्रॉपर्टी है कि जैसे ही हमारे पास जो न्यूट्रॉन के पार्टिकल्स हैं वो जाके स्ट्राइक करते हैं वाटर के साथ, पेपर के साथ, सेलुलोज के साथ या फिर पैराफिन्स के साथ। पैराफिन्स क्या है, पैराफिन्स होते हैं एक्चुअली अल्केन्स। अल्केन्स क्या है, हाइड्रो कार्बन एक क्लास ऑफ कंपाउंड्स है, उसकी टाइप है एक अल्केन्स। हाइड्रोकार्बन कंपाउंड जिसके मेजली हाइड्रोजन एंड कार्बन के डेरिवेटिव्स होते हैं उनको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स, तो उसकी एक टाइप है अल्केन्स। यानी जैसे ही जो हमारे पास न्यूट्रॉन्स हैं ये जाके स्ट्राइक करते हैं वाटर के साथ, पेपर के साथ, सेलुलोज के साथ या फिर पैराफिन्स के साथ, तो वहाँ से क्या निकालते हैं, हाईली स्पीड प्रोटॉन्स निकालते हैं। यानी वाटर है उसके साथ जाके जैसे ही न्यूट्रॉन स्ट्राइक करेगा तो रिजल्ट के तौर पर वहाँ से क्या निकलेंगे, हाई स्पीड प्रोटॉन्स निकलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रॉन्स। दो टाइप्स हैं न्यूट्रॉन्स की, फास्ट न्यूट्रॉन्स और स्लो न्यूट्रॉन्स। ये मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन फास्ट एंड स्लो न्यूट्रॉन्स या फिर डेफिनेशन।
तो इनकी डेफिनेशन क्या है कि वो न्यूट्रॉन्स, ये एनर्जी वाइज इनकी डेफिनेशंस है, इनका डिफरेंस है कि वो न्यूट्रॉन्स जिनकी एनर्जी 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है उनको हम फास्ट न्यूट्रॉन्स कहते हैं, और वो न्यूट्रॉन्स जिनकी एनर्जी लेस देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है उनको हम कहते हैं स्लो न्यूट्रॉन्स। फास्ट न्यूट्रॉन्स, अगर इनकी इफेक्टिवनेस की बात की जाए तो जो हमारे पास फास्ट न्यूट्रॉन्स हैं वो लेस इफेक्टिव होते हैं, और जो स्लो न्यूट्रॉन्स हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। जो हमारे पास फास्ट न्यूट्रॉन जब जाके किसी टारगेट पे स्ट्राइक करते हैं तो रिजल्ट के तौर पर वहाँ से हीलियम न्यूक्लियाई जो है, हीलियम न्यूक्लियाई मीन अल्फा रेज एमिट होती हैं। और जब हमारे पास जो स्लो न्यूट्रॉन जब टारगेट पे जाके स्ट्राइक करते हैं तो रिजल्ट के तौर पर वहाँ से गैमा रेज निकलती हैं और बीटा रेज निकलती हैं। ये इनके मेन 3 डिफरेंस हैं। पहला डिफरेंस है एनर्जी वाइज कि जो फास्ट न्यूट्रॉन्स हैं वहाँ से हमारे पास उनकी जो एनर्जी 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है वो लेस इफेक्टिव होते हैं, और वहाँ पर रिजल्ट के तौर पर अल्फा रेज बनती हैं। स्लो न्यूट्रॉन्स की एनर्जी लेस देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, ये ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं फिशन रिएक्शन में, और ये रिजल्ट के तौर पर बीटा और गैमा रेज प्रोड्यूस करते हैं। अब रेज प्रोड्यूस करने का क्या मकसद है? ये जो न्यूट्रॉन्स हैं ये यूज़ होते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर, न्यूक्लियर रिएक्शंस को इनिशिएट करने के अंदर। फिशन रिएक्शन का क्या मतलब है? फिशन रिएक्शन का मतलब है कि एक हाईली अनस्टेबल न्यूक्लिया है जिसका मास बहुत ज़्यादा हाई है, उसका न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। न्यूक्लियस एक्चुअली क्या है? न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, किससे मिलकर बनता है? प्रोटॉन्स, और इसके अंदर क्या होते हैं? न्यूट्रॉन्स होते हैं। इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को आपस में जोड़ के रखा होता है मीज़ॉन पार्टिकल्स ने। मीज़ॉन्स पार्टिकल ने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर जोड़ के रखा होता है, और न्यूक्लियस के बाहर क्या होते हैं? वैलेंस शेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जैसे ही न्यूट्रॉन्स आके यहाँ पर इस हाईली अनस्टेबल न्यूक्लियाई पे आके गिरते हैं तो ये क्या करते हैं? इसकी ब्रेक डाउन कर देते हैं। इसकी ब्रेक डाउन से हमारे पास डिफरेंट पार्टिकल्स निकलते हैं। अगर रिजल्ट के तौर पर पार्टिकल्स निकलेंगे अल्फा रेज, इट मीन्स जो हमारे पास न्यूट्रॉन थे वो फास्ट न्यूट्रॉन थे। और अगर रिजल्ट के तौर पर गैमा रेज निकल रही हैं या फिर बीटा रेज निकल रही हैं तो रिजल्ट के तौर पर क्या यूज़ होते हैं? स्लो न्यूट्रॉन्स। और ज़्यादा इफेक्टिव कौन से होते हैं? ये स्लो न्यूट्रॉन्स फिशन रिएक्शन के तौर पर यूज़ होते हैं, क्योंकि इनकी जो इफेक्टिवनेस है वो फास्ट न्यूट्रॉन से ज़्यादा होती है। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर भी उसने ये बताया कि आप न्यूट्रॉन को एज ए प्रोजेक्टाइल कैसे यूज़ कर सकते हो। प्रोजेक्टाइल मतलब फॉल करवाना किसी टारगेट पे। जैसे हम न्यूट्रॉन को किसी टारगेट पे, लेट्स सपोज अगर हम न्यूट्रॉन को फॉल करवा रहे हैं नाइट्रोजन के मालिक्यूल पे, तो क्या होगा? नाइट्रोजन के एलिमेंट पे, तो जैसे ही न्यूट्रॉन को फॉल करवाओगे यहाँ पर नाइट्रोजन पे, तो रिजल्ट के तौर पर वहाँ से इमिट होंगी अल्फा रेज। अल्फा रेज एमिट होंगी। अब आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर कौन सा एलिमेंट बनेगा? यहाँ पर सम करें, यहाँ पर टोटल सम क्या बनता है? ऊपर 15 और नीचे क्या बनता है? 7। इस साइड पर जो है वो 4 निकल गया, 15 में से 4 निकल गया और 7 में से 2 निकल गया। पीछे क्या बचा? 11 और नीचे क्या बचा? 5। तो ये हमारे पास एलिमेंट कौन सा होगा? बोरान। तो जैसे ही हमारे पास न्यूट्रॉन एज ए प्रोजेक्टाइल यानी हम फॉल करवाते हैं किसी टारगेट पे, तो रिजल्ट के तौर पर जब अल्फा रेज निकल रही है, इट मीन्स ये कौन से न्यूट्रॉन होंगे? ये होंगे फास्ट न्यूट्रॉन्स। जब स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स फॉल करवाते हैं, लेट्स सपोज कॉपर पे जब फॉल करवा रहे हो एज ए टारगेट के तौर पर कॉपर, तो रिजल्ट के तौर पर ये जो है कॉपर क्या करेगा? कॉपर न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करके उसको कैप्चर करके कन्वर्ट हो जाएगा हायर स्टेट के अंदर। कॉपर ये इसका आइसोमर होगा 66 एंड 29। ये इसके अंदर जब कन्वर्ट हो जाएगा, रिजल्ट के तौर पर यहाँ पर जो गैमा रेज निकलेंगी। अब ये एक्चुअली क्या होता है यहाँ पर कि ये जो कॉपर है ये न्यूट्रॉन रेज, ये जो न्यूट्रॉन है इनको कैप्चर कर लेता है। इनको कैप्चर करके ये कॉपर 66 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये कॉपर 66 फर्दर जो है ये कन्वर्ट होता है किसके अंदर? जिंक के अंदर, और साथ में ये रिलीज़ करता है बीटा रेज या फिर नेगेटिव, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको रिलीज़ करके ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? जिंक के अंदर। और इसकी इस प्रॉपर्टी की वजह से हम इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं न्यूट्रॉन्स को फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। बहुत ज़्यादा इनका यूज़ है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैसे? कैंसर के एरिया के अंदर हम न्यूट्रॉन्स को फॉल करवाते हैं तो वहाँ से ये जो पार्टिकल्स, ये जो रेज निकलती हैं अल्फा रेज, गामा रेज, बीटा रेज, तो ये जो है ये कैंसर सेल्स को उनको डैमेज कर देती हैं। इस वजह से इनकी जो है फर्दर बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन हैं, लेकिन इनकी सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो है वो कीमोथेरेपी यानी कि कैंसर सेल को डैमेज करने के लिए है। डिस्ट्रॉय करने के लिए हम न्यूट्रॉन पार्टिकल्स को यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि कैसे कॉपर जो है वो कन्वर्ट होता है जिंक के अंदर। कॉपर एब्जॉर्ब कर लेगा न्यूट्रॉन्स को और फर्दर वो कन्वर्ट हो जाएगा एंड पे किसके अंदर? जिंक के अंदर।
हमारे पास न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन उसका मास क्या होता है 1.6750 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻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